आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। अप्रैल का वो स्पेल शुरू हो जाता है जहाँ पर गर्मी का सीज़न शुरू हो गया। पीएसएल अपना जोशो खरोश से चल रहा है और शायकीन क्रिकेट भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि कब वो जाएँ और ज़ीनत बने स्टेडियम की और साथ साथ क्या इक़्तिदामात है ये भी आज जानेंगे। लेकिन उससे पहले ज़िंदगी में कुछ बातें वो कि ज़िंदगी का महवर जो है, ज़िंदगी को बेहतरीन अंदाज़ में गुजारने की बातें या ज़िंदगी को बेहतरीन अंदाज़ से चलाने का जो ज़ाविया है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी माँ आपको बताती है। दुनिया के लिए माँ कितनी भी बुरी हो, लेकिन आपके लिए आपकी माँ सबसे बेहतरीन एक मजमुआ है जो कि रहमत, मोहब्बत, वफ़ा और मोहब्बत के खुलूस का वो जज़्बा है कि जिसको हम अगर लफ्ज़ों में बयान करने निकलें तो शायद ज़िंदगी तमाम हो जाए और माँ के एक वर्ड मीम का हक अदा हम ना कर सकें। इसी के साथ इकबाल ने लिखा कि माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, इसके नाम का एहतराम क्या होगा। जिसके पैरों के नीचे है जन्नत तो सोचो उसके सर का मुकाम क्या होगा। गालिब लिखते हैं कि मुझे मोहब्बत है अपने हाथ की सभी उंगलियों से, मुझे मोहब्बत है अपने हाथ की सभी उंगलियों से, न जाने किस उंगली को पकड़ के मेरी माँ ने मुझे चलना सिखाया था। तो ज़िंदगी में जिनके पास ये नेमत, ये मोहब्बत, ये जन्नत का टुकड़ा अगर मौजूद है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अगर ज़िंदगी में हम बात करते हैं, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि आप तो दो जहां के वाली हैं, हमें खुदा को देखना है, तो आप हमें खुदा को दिखाएंगे? तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई थी और आप बैठे थे, तो आपने तमाम सहाबी से पूछा, क्योंकि आप तो दिलों का हाल जानते थे, आपने कहा कि और किसी को खुदा ने देखना, मतलब किसी ने खुदा को देखना है? तो सब ने मुँह नीचे कर दिया। तो आपने कहा कि मुझे असर की नमाज़ के बाद याद करवाना, मैं बताऊँगा कि तरीका क्या है रब को देखने का। तो उस पे चुनाचे जब नमाज़ हुई, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ हमें और मैसर आती है कि अगर छोटा-मोटा मैं दुनियावी अल्फाज में कह रहा हूँ, अगर कुछ गलती हो तो कान पकड़ कर अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ़ करे, कि छोटा-मोटा हम फ़न करते हैं या हम कोई चीज़ को डिले करते हैं, तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फ़ितरत इंसानियत से तो हमकिनार होकर बात करते हैं। तो आपने थोड़ा-सा डिले किया, फिर उसी सहाबी ने कहा कि इतनी देर हो गई, आपने कहा था कि आप तो रब को दिखाएँगे। तो आपने मुस्कुराते हुए कहा कि एक दफ़ा वज़ू करके अपने माँ के चेहरे को देख लेना। तो माँ का चेहरा यानी अल्लाह तबारक व तआला से तशबीह दी गया है। इसी के साथ-साथ आज जो शर्ट मैंने पहनी है, ये चेज़ वैल्यू सेंटर की ड्रॉप शर्ट है, यानी अगर आप चाहते हैं कि आप गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा फ्लिंट शर्ट्स ना पहने या बहुत ज़्यादा फिटेड शर्ट्स ना पहने, तो इनकी वसी रेंज आपके सामने मौजूद है, जिसकी प्राइस स्टार्ट 699 से है, टुवर्ड्स टू ऑनवर्ड्स जा रही हैं। तो आप भी एंजॉय कर सकते हैं इस सेगमेंट को। और ड्रॉप शोल्डर जो कि जिमिंग के लिए बड़ी अच्छी हैं और जैसे कि बाइक राइडर्स जो हज़रात हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द चीज़ वैल्यू सेंटर की, जिन्होंने मुझे ये शर्ट फराहम की और आपके लिए भी एक ज़बरदस्त सा एडिशन लेकर आए हैं। इसी के साथ अपने गेस्ट की तरफ हम रवां दवा रहेंगे और सबसे पहले मुझे ज्वाइन इन किया है असद अंसारी भाई ने, जो कि सोशल वर्कर हैं, ना सिर्फ सोशल वर्कर हैं बल्कि ज़िंदगी के लम्हे उन पहलुओं पर बात करते हैं जो कि ज़िंदगी में बड़े ख़ास होते हैं और जिन पे अगर बात ना की जाए तो मुश्किलात दरपेश आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है मेरे भाई के? बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शो में तशरीफ़ लाए। इसी के साथ साथ द वन एंड ओनली, हम अगर बात करें पीएसएल की, हम बात करें क्रिकेट की, हम बात करें खेलों के मैदान की, द वन ऑफ द बेस्ट एंकर इन पाकिस्तान, शहज़ादा मोइन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? शहज़ादा, आज थोड़ी सी गिले हैं लोगों के, वो भी दूर करने हैं, क्योंकि शाकीन क्रिकेट को आपने बड़े होप दी हैं लेकिन अभी तक कोई होप पर बात कंप्लीट नहीं हो रही है, तो हम उस बारे में भी बात करेंगे। अच्छा जी, मेरे लिए तोहफ़े लाना, अगर इनके गार्डन में कुछ भी बन रहा हो, यानी कुछ चीज़ पक गई हो फलों में, तो मैं इनको कहता हूँ कि मरगूब साहब मुझे ये चाहिए, तो उसका तोहफ़ा लाना। अभी भी आज मेरे लिए तोहफ़ा लेकर आएँ। और मैं आज जानूँगा कि मेरा जो वाटरफॉल है वो कहाँ तक पहुँचा, क्योंकि इनकी जो सामने आप देख रहे हैं ये भी तौलिए से बना हुआ ये पॉट इन्होंने हमें गिफ्ट किया। अच्छा, ये गिफ्ट तो भाभी के लिए किया था, लेकिन क्योंकि ये बड़ा अच्छा यहाँ लग रहा था, हमने कहा हम भाभी को नहीं देंगे, हम इसको शो पर सजाएंगे। और किचन गार्डनिंग बताते हैं, डोमेस्टिक गार्डनिंग आप कैसे कर सकते हैं, एक छोटे से स्पेस के अंदर आप अपने घर में कैसे सब्जियों को उगा सकते हैं। तो
मरगूब अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? आपका क्लास। बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आपने तमाम चीज़ें मेरी इन हॉस्पिटल की, अल्लाह ताला उसको भी आपको काम अजर दे। टेबल नहीं है, जिक्र ही ना तो करें। बाकी इसी के साथ साथ ज़ुबैर भट्ट साहब जो कि एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के हैं, और अच्छा जी, इन्होंने आपके साथ बड़ा बेहतरीन अंदाज में जो चीज़ गलत होती है उसको प्यार से अगर सही करवाया जाए, तो इनके साथ एक और भाई भी हैं जिन्होंने कहा कि आपने करेक्ट करवाना, लेकिन बड़े हंसते हुए अंदाज में जब आप करेक्ट करवाते हैं चीज़ों को, तो फिर पता लगता है कि येस यू आर द पर्सन जो कि एक नोबल फैमिली से तो है, लेकिन जानता है कि लोगों के मसाइल को कैसे दूर करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बड़ा मुझे अच्छा लगा आपका वे, क्योंकि आजकल ना करेक्शन जो है वो बड़ी गुस्से में करवाई जाती है। तो कोई ख़ास टॉनिक पीते हैं आप, या कोई ख़ास जड़ी बूटी का शरबत पीते हैं जो ये हाली मुतबा तबीयत से आपने मुझसे करेक्ट करवाया? आज देखिए, असल में इशू ये है कि हम सबसे पहले जो आपने एक टॉपिक माँ का वाला शुरू किया, जी मैं थोड़ा सा उसको ऐड करूँगा, फिर आप उसका भी जवाब देंगे कि ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ? जी जी। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਲਵ ਯੂ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਹਿਬੂਬ ਚੁਣਿਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਲਕੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲदैन ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੰਨਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸ਼ਰਾਇਤ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲकुल ਇਸ तरह ही है। कितनियां शरायत ने, मुसलमान होना, परहेजगार होना, रोज़ा रखना, नमाज सच पढ़ना, बोलना, ज़कात देना, अपने अखलाक नू अच्छा रखना, हर चीज़ कि एक जन्नत नू हासिल करने वास्ते कि कितनी चीज़ां दा सानू इख्तियार करना पैना है। और उस जन्नत नू अल्लाह पाक कह रहा है कि माँ दे कदमां दे अंदर है। सुभान ते सोचो कि उस माँ दी अल्लाह दे हाँ कितनी कदर होवेगी, कितनी अजमत, इस तो वड्डी को हस्ती है ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੰਨਤ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਮਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने फरमाया ਕਿ ਅਵੈਸ ਕਰਨੀ ਕੋਲ ਵੀ ਦੁਆ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਮਲ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ। ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਅਸਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਖਸੂਸਨ ਤਰਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਡਿਸਕਸਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਲਿਖੇ ਸਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟ ਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਵੇ। ਅੱਛਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हो तो अल्लाह तबारक ताला आपका जो ज़िंदगी है उसका महवर चेंज कर देता है। और साथ साथ मैं ज़रूर ये कहूँगा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने इस चीज़ को फ्रंट ऑफ द फ्रंट कहा। और साथ साथ हम ये ज़िंदगी में कहते हैं कि वाकई में बड़ी अच्छी बात की ज़ुबैर भाई ने कि जन्नत को हासिल करने के लिए बहुत जतन है। मरूब साहब, आपकी परहेजगार होना, सच बोलना, इखलास के साथ बात करना, लेकिन माँ के आगे तो जन्नत की भी वैल्यू नहीं कि माँ के कदमों के नीचे डाल दिया अल्लाह तबारक व तआला ने उसको। ज़िंदगी की राउंड की तरफ दोबारा आते हैं। PSL के बारे में हम जानेंगे, फिर हम इन भाइयों को तंग करेंगे अपने जो कि हमारे साथ मौजूद है। मुझे बताओ कि PSL में शहजादा भाई शायकीन क्रिकेट कब जा सकते हैं? देखें, अब तक कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी कराची तशरीफ़ लेकर आए थे नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची, तो उन्होंने एक उम्मीद सी दिलाई थी शायकीन क्रिकेट को कि वो प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे शायकीन क्रिकेट के लिए। और अभी क्वालिफाइंग राउंड बाकी हैं, लेकिन कुछ अभी भी मैं कह सकता हूँ कि एक उम्मीद सी किरण है। लेकिन सबसे एक चीज़ मैं ऐड ऑन कर दूंगा कि देखें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त बख्शी कि सेकंड राउंड ऑफ ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग का पाकिस्तान में होने जा रहा है। तो इस वक्त हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपने क्रिकेट देखी या नहीं देखी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अगर दुनिया को बचा जाता है उस जंग से जो कि न्यूक्लियर की जंग है, जो एटम्स की जंग है, जो न्यूट्रॉन की जंग है, उससे अगर बचा जाता है तो इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है और इससे बेहतर कोई हल नहीं है। तो हमें इस वक्त अपने पैरामीटर्स को साइड पर रखते हुए इस वक्त ये देखना है कि ग्लोबली दुनिया हमें किस नज़र से देख रही है, क्योंकि जितने भी
अरब ममालिक, अगर आपने फ्राइडे की न्यूज़ पढ़ी और सबने पढ़ी होगी कि जितने भी जीसीडी मुल्क यानी जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं, उन्होंने कहा कि वी जस्ट ट्रस्ट ऑन पाकिस्तान, कि अगर पाकिस्तान में मुज़ाकरात होने तो हम करेंगे, अदरवाइज़ हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इसी बात पे मैं आपके आता हूँ। और पिछले दिनों एक इंडिया की तरफ से भी बयान आया कि मुज़ाकरात इंडिया में करें, तो उन्होंने कहा, ट्रम्प ने कहा कि उस मुल्क में क्यों करें जिसका इंटरेस्ट ही इससे तमाम मामलात पे नहीं रहा हो। तो ये चीज़ देखिए कि अपने मुल्क को कितनी अहमियत है हमारे उस पाकिस्तान मुल्क में जाकर करें जिसने कहा कि मेरे अड्डे इस्तेमाल करो क्योंकि ईरान वहाँ से करीब है। बिल्कुल। जैसे चाय वाला बड़ा बेचारा, चाय में आप लोग चीनी ज़्यादा पीते हैं कम पीते हैं? नहीं, बस नॉर्मल पीते हैं ना, तो मोदी को बताना ज़रूरी होता है, बेचारा चाय वाला, तो क्या करें हम। ऐसे ही हाँ। ऐसे ही। लेकिन आप अभी बात कर रहे थे दीगर ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान की, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब जंग हमारी हुई ना इंडिया के ख़िलाफ़ जो लास्ट, और उस पर जिस तरह हमने उनको भरपूर तौर पर जवाब दिया, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया का फोकस जो है ना पाकिस्तान पे होता दिखाई दिया, और वो एक इमेज सा वहाँ से बनता गया। और फिर पाकिस्तान जिस तरह अभी मुज़ाकरात में इस वक्त देखें कि तमाम ममालिक अरब दीगर ममालिक जो भी हैं वो पाकिस्तान में आके मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय इसके कि, क्योंकि बहुत से ऐसे इश्यूज़ थे जिस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मामलात को देखा, और उसके बाद शायकीन क्रिकेट को जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम तो ज़रूर हुई, लेकिन उससे मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा बेहतर यही था कि पाकिस्तान सुपर लीग का इनिकाद, और हमने वो सुपर लीग तकरीबन अब हम 50% से ज़्यादा इस वक्त करा चुके हैं, और कुछ मैचेस आज रेस्ट डे है। नहीं, कराची में 20 तारीख के बाद से लाहौर जानी थी। नहीं, लाहौर भी जाएंगे, फिर कराची में भी मैचेस होंगे। आज के बाद कराची में मैचेस हैं? बिल्कुल हैं, कल कराची में मैच है। ठीक है, लेकिन कल जो मैच हुआ है ना, और जो लोग कहते थे कि बाबर आजम, कल बाबर आजम ने एक दफ़ा फिर सबूत दिया कि वो इस वक्त भी पाकिस्तान बल्कि दुनिया के एक अच्छे बैटर्स हैं। अच्छा, कल सेंचुरी उन्होंने फिर एक स्कोर की। बीच में रुक क्यों जाते हैं? बाबर आजम भी वो वाला सिक्का है जो कभी कभी उछल के चल जाता है, मसला कभी कभी नहीं, मैं तो समझता हूँ कि हमेशा चलता है। लोग ये कहते हैं कि बाबर आजम अच्छा बैटर नहीं है, T20 फॉर्मेट का बैटर नहीं है। आप उठाकर अभी देख लें कि इस टूर्नामेंट के अंदर एज ए कैप्टनशिप भी अगर मैं देखूँ ना, तो बड़ी ज़बरदस्त कैप्टनशिप की है पेशावर ज़ल्मी की जानिब से, और बहुत से ऐसे मौके भी आए जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि मैच उनकी टीम के हाथ से निकल गया, लेकिन अच्छी कैप्टनशिप की उन्होंने, वहाँ से मैच वापस लेकर आया, और नाकाबिल शिकस्त है इस वक्त पेशावर ज़ल्मी। और कल जिस तरह उन्होंने कामयाबी हासिल की है, बड़े रन से, मैं कह सकता हूँ 118 रन से जो उन्होंने क्वेटा के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की, और फिर इनपुट बाबर आजम का इससे टूर्नामेंट में बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है, और बहुत से ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो बाबर आजम ने अपने नाम कर लिए हैं। और साथ साथ क्योंकि उनकी टीम में मेंडस खेल रहे हैं, कुशाला मेंडस ने भी कल 83 रन की इनिंग खेली और जीत में अहम रोल अदा किया, और दोनों की पार्टनरशिप जो है ना इस वक्त दुनिया की 7वीं बड़ी पार्टनरशिप हो चुकी है कि इससे इस 2 डाउन पोजीशन पर आकर इससे बड़ी पार्टनरशिप नहीं लगी है T20 क्रिकेट के अंदर। तो बाबर आजम अपना रोल अदा कर रहे हैं, और जो तनकीद करते थे ना लोग कि बाबर T20 फॉर्मेट के बैटर नहीं है, कल फिर उन्होंने एक दफ़ा फिर सबूत दिया, और 52 बॉल्स पे उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। तो अब कहीं ना कहीं तो तस्लीम करना पड़ेगा ना कि वो भी जो स्ट्राइक रेट, जो बातें होती थी कि स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है T20 के अंदर बाबर का, तो बाबर ने इस टूर्नामेंट में अपनी फॉर्म भी दिखा दी और सबको बता भी दिया कि वो T20 फॉर्मेट के बैटर है। बिल्कुल। और साथ साथ अगर बाबर आजम की बात की जाए तो आई एम द वन हु जस्ट सपोर्टेड इन एवरी वे। वो जिस भी शहर से खेलेंगे हम उनके साथ हैं। हम आते हैं असद भाई की तरफ से। भाई वैसे अगर आपको भी देखा जाए तो आपका भी इस वक्त और मुझे वही लग रहा है, मुझे बल्ला दे दो, मैं PSL ग्राउंड में उतर जाऊँगा। तो अगर हम हालात हाजिर, क्योंकि आप सोशल वर्कर है, सोशल वर्कर वो होता है जो करंट सोशल एक्टिविटीज़ पर बात कर रहा होता है। तो अगर हम करंट मुल्क की सिचुएशन पर बात करें जिसमें हम अपने नौजवान या जितने भी नौजवान भी जो हैं उनको भी अगर हम बात करें जो मिडिल एज है, तो उनको भी बड़ा शायकीन क्रिकेट का एक तबसरा सामने आ रहा है कि हमें दिखाया नहीं जा रहा। मुल्क के हालात को देखते हुए, फैसलों को देखते हुए, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान जो हमारी जो भी क़यादत है, मतलब मैं इस वक्त किसी को डिफरेंट PP और कोई नहीं, पाकिस्तान की पूरी क़यादत पाकिस्तान इस वक्त बात कर रहा है। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि जो शायकीन क्रिकेट कह रहा है और सेकंड फेज पर हम जो है वो दुनिया के मसले को सॉल्व करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि क्रिकेट
मैं शौक से देखता नहीं, अच्छा, नहीं देखते? नहीं देखता मैं। नहीं, मैं नौजवान के लिए बात कर रहा हूँ कि जो देखना या देखना बिल्कुल डिफरेंट है। एक शौक को और एक मुल्क की हालात को मद्देनजर रखते हुए मैं बात आपसे पूछ रहा हूँ कि एक जगह पे शौक है और एक जगह मुल्क दुनिया को संवार रहा है, तो हम उस हवाले से बात करें कि लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप, जो नौजवान नस्ल जो कि बड़ी बढ़ चढ़ कर बात करी कि हमें ये नहीं किया, हमारे लिए सोचा नहीं, देखा नहीं हमारे लिए। किस हवाले से कह रहे हैं आप? PSL के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि हमें जो है वो मैच देखना है क्रिकेट में जाकर, ग्राउंड में अच्छा, जाकर। इस हवाले से पूछ रहे हैं? इस हवाले से पूछो क्योंकि देखिए सिक्योरिटी रीजंस तो है ना। सिक्योरिटी वजूहत भी हैं, दूसरा ये कि गवर्नमेंट जो फैसला करे उसके ऊपर हम सबको मुतफिक रहना चाहिए। ठीक है, कोई वजह होगी कि इस वजह से जो है ना वो अलाउ नहीं किया हुआ, सही। वरना गवर्नमेंट को कोई शौक नहीं है आपसे कि पूछने का मकसद ये कि क्योंकि आपको मैंने कहा ना कि आप भी वही हैं कि बल्ला दे और मैं पहुंच जाऊंगा उसमें। अच्छा असद भाई, आप मुझे बताएं कि हम प्राइसेस ऑफ पेट्रोल को डिक्रीज होते हुए अभी तक तो नहीं देखा, जो कि जुम्मे पे एक्सपेक्टेड है कि 18 रुपये पेट्रोल कम होगा अगर दरियाए हुरमस खुल जाता है तो आई गेस कि 100 रुपये पे तो जाना चाहिए नीचे, क्योंकि इकट्ठा बढ़ा था। क्या कहेंगे इस बारे में? पॉसिबल नहीं है। 18 करके कम करेंगे? हाँ, ऐसे ही वो लग रहा है। मतलब हम फुल फ्लेज बढ़ा सकते हैं, हम कम नहीं कर सकते? कम आपके सामने कम कितना बढ़ता है और कितना कम होता है वो आपको बिल्कुल ऐसा ही है, वो तो है, लेकिन मसला ये कि अभी भी अगर दरियाए हुरमस खुल जाता है, क्योंकि कुवैत ने कहा कि मैं 3 साल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पेट्रोल सपोर्ट करूंगा, सऊदीया ने कहा, कतर ने कहा, तो फिर भी हमें अगर फुकदान देखना पड़ता है या हमारी जो के इलेक्ट्रिक का हाल है आवाम के साथ, तो क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि पेट्रोल कम करें, क्योंकि लोग आवाम हमारी बहुत परेशान है। ख़ास तौर पे जो हमारा निचला तबका है ना, जो बाइकिया वाले और फूड पांडा वाले और जितने भी ऑनलाइन राइडर्स हैं, मैं जितने भी देखता हूँ, जितने भी ऑनलाइन काम करने वाले जो बेचारे हमारे हैं, तो बहुत परेशान रहते हैं वो। और रोज़ कोई ना कोई मुझसे जो है ना शिकायत करता है कि यार आप इस पर आवाज़ उठाएं, इस पर वीडियो जो है ना आप जो है ना गवर्नमेंट हमारे हुकाम बाला तक जो हमारे हुकूमत वक्त उनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई पेट्रोल की कीमतें मेहरबानी करके कम करें, क्योंकि अफोर्ड से बिल्कुल बाहर है। ठीक है जी। हाँ। अच्छा, हम ज़ुबैर भाई आपकी तरफ आते हैं। मुझे ये बताइएगा कि के इलेक्ट्रिक, फिर उसके बाद मरगूब अब्बासी साहब हमें बताएंगे कि हम घर में कैसे हरियाली कर सकते हैं, हम कैसे एटमॉस्फेयर को चेंज कर सकते हैं। मुझे बताइएगा कि के इलेक्ट्रिक का जो जोर है वो ख़त्म नहीं हो रहा। अच्छा, के इलेक्ट्रिक ने खुद 14 घंटे की अनाउंस कर दी है लोड शेडिंग। अच्छा, नेपरा ने कहा कि हमने जो है वो कमी कर दी है, तो के इलेक्ट्रिक क्यों नहीं सुनता, इतना बेलगाम घोड़ा क्यों है? असल के इलेक्ट्रिक का मैं बताऊंगा, आप ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें ना, तो देखें पंजाब के अंदर आप जाके देखें, वहाँ गैस की भी इतनी लोड शेडिंग नहीं है, बिजली की भी लोड शेडिंग नहीं बहुत कम है, बहुत ये कम। देखें, ये जो अपना सूबे हैं ना, उनको मैनेज करना है। अब यहाँ पे क्यों मैनेज नहीं कर रहे, सवाल तो ज़ाहिर है आवाम के बनते हैं। तो अब यहाँ सूबे को मैनेज करें। 18वीं तरमीम के बाद वफाक सूबों में जाके मदाखलत नहीं कर सकता। सही। तो इसके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ जो है मैनेज करना है। आप देखें, चंद टाइम पहले देखें कि जब मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला बनी, तो उस वक़्त पंजाब की क्या हालत थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बाहर जो यूरोप कंट्रियाँ हैं वो सीख रही हैं सबक कि भाई इतनी जल्दी ये कैसे जादू हुआ। नहीं, और दूसरी बात है, वाकई में नज़र आता है वो जो काम उन्होंने किया। ये नहीं कि अगर मैं एंटी होकर बात करूँ, हाँ मैं अगर नेगेटिव होकर बात करूँ तो वो तो अल्लाह ताला भी मुझे उसको पसंद नहीं करता। उन्होंने जो काम किया नज़र आता है। लेकिन मुझे ये बताएं कि फिर मैं क्योंकि इस वक्त हम सिंध में हैं तो हम सिंध की बात करेंगे, आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि फिर के इलेक्ट्रिक का एक और धमकी कह लें उसको या कुछ भी कह लें कि अब अगर आपने 100 यूनिट जलाए हैं तो आप 200 यूनिट के पैसे देंगे, क्योंकि पेट्रोल महंगा आ रहा है। मतलब पेट्रोल तो एक सर्टेन टाइम 15-20 दिन के लिए महंगा हुआ, तो अब हमसे 3 महीने के लिए क्यों लेंगे? और फिर अगर हम बात करते तो हमारे ऊपर FIR हो जाती है। नहीं, देखें इस तरह के मामला जो है ना, ये देखें बातों की हद तक है, क्योंकि अभी एक्चुअल कहीं पे भी जो उन्होंने जितना रेट तेल का बढ़ा या दूसरी चीज़ों का बढ़ा, इस पर वफाक ने भी कंट्रोल किया और इन सब को इत्माद में लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँगा, मैं एक दफ़ा रास्ते से गुजर रहा था तो एक मजदूर बैठा, तो उसको पता था मेरा तल्लक PMLN से था, तो मुझे रोका। उसका सियासत से तल्लक नहीं था, तो मुझे कहता भट्ट साहब यार बात तो सुने। तो मैं रुका, मैंने कहा जी। तो मुझे कहने लगे भट्ट साहब बात यह है, तेल पेट्रोल जो है या डीज़ल जो है, वो डीज़ल 550 रुपये लीटर हो गया है। तो कह रहा भट्ट साहब एक बात है कि हम इस मुल्क के ऊपर जान देने की बातें करते हैं, तो अभी हमारे ऊपर थोड़ी सी मुश्किलात आई है, तो हमें जो मुल्क के साथ खड़े होने। आपको पता है कि महंगा तेल मिल रहा है, महंगा बेच रहे हैं, और यही हमारी सोर्स इनकम है मुल्क की।
जिसके लिए यूएई ने आपको देखा कि वो आपसे जो कर्जा था उसके ऊपर आपको ब्लैकमेल कर रहे थे, और हुकूमत ने किया कि जंग के हालात के अंदर इस वक्त तो कंडीशन होती है कि चीज़ों को संभालना मुल्क की बहुत मुश्किल होता है, तो उन्होंने उनके जो पैसा था वो दे मारा उनके मुंह पे। नहीं, वो तो सऊदीया ने हमें मदद कर दी ना, तो सऊदीया का देखिए मसला वो नहीं था। जैसे भी है, लेकिन पाकिस्तान की जो अभी आप बात कर रहे थे कि जो जितनी जंग लगी खित्ते के अंदर उसके ऊपर जब हुकूमतें काम कर रही, तो इसका असर जो है जब हम इंडिया के साथ जब हमने जंग लड़ी उसके बाद ये सारी चीज़ें चेंज हुई हमारे मुल्क की, कि हमारे मुल्क उससे पहले क्या इज्जत थी दूसरे ममालिक के अंदर, और हम जब इंडिया के साथ हम जब जंग लगी तो उसके बाद क्या हमारा वकार बढ़ा। और सऊदीया के अंदर आपने देखा, मैं तो जब से उम्र संभाली मैं तो पहली दफ़ा इतने झंडे सऊदीया के अंदर लहराए देखे। अरे आप वो देखें कि पाकिस्तान की जीत वहाँ है कि जहाँ पर जब आपके घर में लड़ाई, एक बात मैं करता हूँ, लड़ाई होती है तो हम तो झंडा क्या, हम तो बात करना भूल जाते हैं कि जुबैर भाई थे या हमारे मरगूब साहब थे या हमारे हमारे शहजादा भाई थे, और वहाँ पर लोगों ने जंग के हालात में पाकिस्तान के झंडे लिए थे। ईरान की बात मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल तो पाकिस्तान का वकार तो वहीं से बुलंद हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है ना। ये देखें जब कौमें मुत्तहिद होकर किसी भी फैसले के ऊपर चलती हैं, कि देखें सियासी जितनी भी मुल्क के अंदर इनके अपने इख्तलाफात रहे, लेकिन जो बाहर के ममालिक हैं या यहूदी ममालिक कह लें, उनके खिलाफ जब मुसलमान एक मुत्तहिद होकर जब इन्होंने फैसला करके खड़े हुए, और हाफिज मनीर साहब जैसे दलेर जो सिपा सलार खड़े हुए, और साथ वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जो स्टैंड लिया, कंप्लीटली सपोर्ट की और दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नाम रोशन किया, और बहुत कम टाइम के अंदर। और ये जंगों के अंदर जिस तरह ये जब मुल्क में ऐसे होता है और जितनी महंगाई आती है ना, ये हम तो इंटरनल बैठे हुए, हमें पता है कि हुकूमत किस तरह सर जोड़कर बैठी, और कम से कम वो कह रहे थे कि कम से कम बोझ जो है वो आवाम के ऊपर डाला जाए, क्योंकि मुल्क के पहले हालात बहुत ऐड ऑन कर दूं कि शहबाज शरीफ इज द वन लीडर जिन्होंने बाकायदा हाथ भी जोड़े हैं दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं। ये तो हिस्ट्री में लिखा गया। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, और शहबाज शरीफ साहब से मैं ऑन एयर बैठकर एक रिक्वेस्ट करूँ तो कि लगाम डालनी है के इलेक्ट्रिक पे। देखें हम नेपरा की बात करते हैं, हम कैपको की, हैस्को की, जितनों की भी बात करते हैं, वहाँ पर इतने बिल नहीं हैं। 200 यूनिट का बिल अगर इस्लामाबाद में देखें तो 7,850 आता है, और वही कराची के अंदर अगर बिल कन्वर्ट 50, 35,000, 40,000 आता है। तो कराची के भी तो बासी इंसान है ना। तो मैं यहाँ पर जब आप दुनिया के लिए बात कर सकते हैं, दुनिया के लिए लड़ सकते हो, तो कराची के वीडियो भी, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने वज़ीर आज़म साहब से बात करनी है, क्योंकि आप माशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, तो आपने बात करके थोड़ा सा लगाम डलवाना है, क्योंकि ना सिर्फ मैं मेरा कराची का बल्कि मैं भी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हूँ। आपकी तरफ आते हैं मरूफ साहब, मुझे बताइए गर्मी और सर्दियों में जो मिट्टी है उसको कैसे तैयार किया जाता है? मैं जवाब देता हूँ इस बात का आपको, लेकिन आज का आपका जो इंट्रोडक्शन था माँ के हवाले से, वो बहुत अहम था, और वक्त की ज़रूरत भी है कि रिफ्रेशर कोर्स कराया जाए, लोगों को याद दिलाया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहुत अच्छा था। तो मैं आपको इस माँ की वैल्यू को जो मैं समझा प्रैक्टिकली, वो गार्डनिंग के हवाले से समझा। सही सही। कि मैंने देखा कि जब हम कोई छोटा सा पौधा निकालते हैं, वो ग्रो करते हैं और बड़ा होता है, तो हमें उसे एक फल फ्रूट तक, एक तैयारी तक लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह मैं यही सोचने में मजबूर हुआ कि हाँ वाकई एक माँ जो है वो जान से, जिस्म से, वक्त से, हर तरह एक बच्चे को पालने में जो किरदार अदा करती है, वो वाकई इस चीज़ की काबिल तहसीन है। बाकी रहा गर्मी और सर्दियों में जो सॉइल मिक्सचर होता है प्लांट्स के लिए, वो बहुत अहम होता है। लोग अक्सर ये करते हैं, बिगनर्स हों या अक्सर हो जाता है कि एक दफ़ा कोई प्लांट्स के लिए मिट्टी तैयार कर दी और वो लगा दिया, और उन्होंने कहा जी अब हमारा तो काम ख़त्म, तो बना चुके। लेकिन होता ये है कि गर्मियों में चूँकि जैसे कि शिद्दत की गर्मी होती है, पानी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, पानी की कमी भी होती है, और उस गर्मी के अंदर पानी डालना, ये सब मुश्किलात होती हैं। तो हमें गर्मियों की जो सॉइल मिक्सचर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट बनाना पड़ता है। ठीक है। उसके लिए होता है कि हम ज़्यादा उसके अंदर कंपोस्ट कह लें, किचन कंपोस्ट कह लें, लीफ कंपोस्ट, जो ये पत्तों की नेचुरल जो चीज़ें होती हैं खाद, इसको मिट्टी के अंदर ज़्यादा मिक्स करेंगे तो ये पानी होल्ड करती हैं, और पानी होल्ड कर लेती हैं तो वो पानी ज़्यादा देर तक चलता है। लेकिन अगर हम कोई दूसरी खादें या केमिकल यूज़ करते हैं तो वो आप सुबह पानी डालेंगे और 12-1 बजे देखते हैं कि पौधे मुरझा जाते हैं और ज़मीन ड्राई हो जाती है। ठीक है। तो हमें ज़्यादातर ये वाली खाद इस्तेमाल करनी चाहिए, मिकदार बढ़ा देनी चाहिए गर्मियों में, ताकि ये पानी को होल्ड करके पौधे को नमी बरकरार रखे और वो फ्रेश रहें।
इसी तरह सर्दियों में ये होता है कि उसमें पानी की कम ज़रूरत होती है, कम डाला जाता है पानी, ज़्यादा पानी से पौधे ख़राब हो सकते हैं। तो उस वक्त ये होता है कि हमें खाद का मिक्सचर इस तरह का बनाना चाहिए कि वो ज़्यादा पानी उसमें होल्ड ना रहे। ठीक है। जैसे ही ज़्यादा पानी उसमें होल्ड रहेगा, उसकी जड़ों को फंगस लगेगा, फिर वो पौधा आहिस्ता आहिस्ता डैमेज की तरफ चला जाएगा। ठीक है। तो ये अलग अलग है और इसका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, गमलों पे जो बागवानी करें, गमलों पर जो कलर करते हैं उसकी क्या एहतियात है, और पौधों को पानी देने का सही वक्त क्या है? असल में होता ये है कि लोग फैंसी पॉट्स की तरफ चले जाते हैं, और सबसे बेस्ट पॉट जो मैंने अपने तजर्बे में देखा, 55 ईयर्स के करीब के पहुंचा हूँ मैं, कि सबसे अच्छे ये नेचुरल क्ले पॉट्स जो थे, जो चले आ रहे हैं ज़माने से, मिट्टी के जो है। जी मिट्टी के पॉट्स थे, ये सबसे अच्छे रिजल्ट्स हैं इनके। और ये बिल्कुल नेचुरल सा है, इसमें वेंटिलेशन अच्छी है, इसमें ऑक्सीजन का जाना अच्छा है, इसमें पानी का ड्राई होना अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन अब लोग खूबसूरती के साथ कि पौधा खूबसूरत हो तो वो गमला खूबसूरत करते हैं अरेंज, और उस गमलों के अंदर अक्सर ये होता है कि वो पेंट शुदा गमले जिसमें ऑयल पेंट या मुख्तलिफ पेंट ऐसे हुए हुए होते हैं, नक्श निगार बने होते हैं, शीशे लगे होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो वो खूबसूरत तो लगते हैं। जब आप एक पौधा ला के उसमें नर्सरी से बड़ा सा लगाते हैं, अच्छा खूबसूरत सा, तो कुछ अरसे तो वो पौधा सरवाइव कर लेता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं चलता। तो फिर लोग अक्सर कहते हैं कि पौधा लाए और ख़राब हुआ। वजह ये होती है कि इसकी सारी वेंटिलेशन रुक जाती है, सही सही। उसमें ऑक्सीजन जाना, जड़ों को मिलना, पानी का ड्राई होना, ये सब चीज़ें रुक जाएंगी। तो मेरा यही कहना है कि अगर पॉट्स आपने यूज़ करने हैं तो क्ले करें, लेकिन क्ले को अगर आप खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऐसे कलर्स आते हैं जो इतने ज़्यादा आप उसको मसामों को उसके बंद नहीं करते, चोक नहीं करते, और पौधों के उसमें रिज़ल्ट बेहतर रहते हैं। या बहुत से बहुत आपके पास गुंजाइश हो तो आप ऐसे स्टैंड्स ख़रीद लें पौधों के लिए कि उसमें वो पॉट रख दें, ताकि वो हवा में ताकि लगे। वो उसको अपना हवा और ये ड्रेनेज वगैरह अच्छी रहे, ठीक है। और आप बाहर से आपको खूबसूरती भी मिले। ठीक है जी। पौधों पेंट कर देना, उनको कलर कर देना तो वो खूबसूरत, डेड कर देता है उनकी लाइफ वो को। उसकी life अच्छा जी, यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है शहजादा भाई, आपसे ब्रेक चाहेंगे क्योंकि आपकी भी तबीयत नासाज है, और फिर आपको दोबारा हम एंडोर्स करते हैं। एक ब्रेक देखते रहिए, मुस्कुराती सुबह ज़ीशान है। और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया जिनका नाम है आमिर हुसैन, जो कि कॉमेडियन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है मेरे भाई के? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आपको लेकर आए ज़ीशान साहब। ज़ीशान साहब हमारी टीम का ऑफिशियल हिस्सा बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़ीशान वो बच्चा है जो कि थोड़े से बड़े हो गए, हमारे लिए तो बच्चे ही हम बोलते हैं, और चीज़ों को बड़े अच्छे अंदाज में ना सिर्फ परखते हैं बल्कि देखते हैं कि ज़िंदगी का बेहतरीन पहलू क्या होता है। हम आपसे बात करेंगे। हम आते हैं मज़लूम की आवाज़ की तरफ, यानी असद अंसारी भाई आपकी तरफ। अच्छा, मज़लूम की आवाज़ तो वो आवाज़ है कि जो वाकई में एक वाकया नाम लूँगा तो काफ़ी लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अच्छा, गाड़ी के आगे आना और ये बोला गया कि बाबू मुझे लग सकती थी, और उस पर केस डालकर उसको जेल में डाल दिया गया, तो ये आई गेस मज़लूम तर मज़लूम बंदा है, जो कि कचरा उठाने वाला, वो सड़क पे नहीं जो थैला डालकर चल रहे होता है। तो मुझे ये बताया कि फिर इंसाफ की तो धज्जियाँ उड़ गई। सर, मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू आज कराची के तमाम लोगों से ये बोलना चाहूँगा, किसी के साथ भी अगर जुल्म हो रहा हो या ज़्यादती हो रही हो, ठीक ठीक नाजायज़ हो रहा हो, ठीक है तो वो मुझसे रब्ता करे। ठीक है मेरा फाउंडेशन है अल अंसार ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के नाम से, ठीक है। यूके बेस्ड। ठीक है ठीक है, यूके में वो रजिस्टर्ड है, वहाँ मेरे कज़न उसको चलाते हैं, पाकिस्तान में उसको मैं चलाता हूँ। हम लोग हर मजलूम के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, हमारे पास पूरी जो है वो लीगल टीम है। अच्छा अंसर भाई, थोड़ा सा मैं आपको काटूंगा। अगर हम यहाँ पर ऐसे केसेस क्यों ना लेकर आएं जो कि अगर वाकई में, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अक्सर हम जो पढ़े लिखे होते हैं ना, हम फिर थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन जो मैं विद सॉरी एक बात कहना चाह रहा हूँ, जो कि सब चीज़ एग्री करेंगे, और पंजाबी इसको ज़्यादा एग्री करते हैं क्योंकि हमारे में ना थोड़ा जाट बरादरी बड़ी है, तो वो एक चीज़ है कि जो पढ़ा कम होता है वो ये कहता है कि भाई इंसाफ चाहिए, अभी तो इज्जत जा रही है ना, बाद में इज्जत बहाल भी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ये चाहूंगा कि हम मिलकर क्यों ना उन लोगों को यहाँ लेकर आए, चाहे हम डमी लेकर आए। असद अंसारी वो है, असद अंसारी को पोर्ट्रे भी जो है वो आमिर हुसैन कर रहा है, ठीक है, लेकिन असद अंसारी एक विजुअल था, एक कैरेक्टर था, एक जिंदगी में एक इंसान एग्जिस्ट करता था। तो हम इस चीज पर भी बात कर सकते हैं, ताकि देखें मसला क्या होता है कि कोरोना आया,
लॉकडाउन लगा तो लोगों को डर पैदा हुआ। अगर कोरोना में लॉकडाउन ना लगता, चीजें नहीं होती, तो लोगों में डर पैदा नहीं होता। तो हमें अब उस अंसर को भी डर पैदा करना है, क्योंकि असद अंसारी एक है या असद अंसारी जैसे 4-5 और होंगे। इतने करोड़ अवाम में 4-5 का कोई रोल इतना ज्यादा फॉर्म नहीं होता, लेकिन हम कैसे उन पर डर ला सकते कि असद वो है जो कि टीवी पर लाकर बैठा देता है। तो चीजें बड़ी क्लियर होती चली जाती हैं। तो इस बारे में हम बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर ऐसा हो सकता है। तो मुझे ये बताओ कि असद अगर किसी वालिदा का बेटा इस वजह से कि उसने मालिक को कहा हो कि मिल की बात कर रहा हूँ, समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ, वेडनेसडे की बात है, कि आपने मेरी 2 महीने का ओवर टाइम नहीं दिया और उस पर अपने कपड़े फाड़ कर इल्जाम लगा दिया मालिक ने कि इससे मेरे कपड़े फाड़े और मेरी चीजें चोरी की हैं, तो वो माँ दुहाइयाँ दे रही है, कोई सुनने वाला नहीं है टीवी पर, क्योंकि वो एक बड़ी अच्छे बिसात वाला बंदा है। तो मकसद ये है कि धज्जी उड़ा दे कानून की भी, क्योंकि बिसात कानून सबके लिए बराबर है, मैं समझता हूँ, और कानून से बालातर कोई नहीं है। और ये है कि कोई अगर अपने आप को समझता है कि मैं कानून से बालातर हूँ, तो वो उसकी गलतफहमी है। हाँ, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, चाहे वो कितना भी कुछ भी हो, तो इंशाल्लाह ताला हम उसको कानून के कटहरे में लाके, अगर आपके पास कोई ऐसा केस है तो आप लेकर आएँ, मिलकर बैठकर बात ऑन एयर लेकर आएँ, शो में लेकर आएँ, उनको मैं जो है वो क्या बोलते हैं प्रोटेक्शन के साथ प्रोटेक्शन दूंगा, और उनके साथ मैं जो है ना कानूनी मुआवनत करूंगा। सही है। और मेरी पूरी बहुत जो है ना स्ट्रॉन्ग टीम है। मैं बिल्कुल आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं बैठकर असद अंसारी को कहता हूं कि हम वीकली प्रोग्राम प्लान करें इस बारे में। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी जी। कराची में जितनी भी माएँ बहनें हैं ना जिनके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, उनको किसी से डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उनका भाई, उनका बेटा असद अंसारी उनके लिए खड़ा हुआ है। एनी टाइम 24 रात के 3 बजे मेरे पास फोन आएगा ना कि मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है, ये ज्यादती हो रही है, तो मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। जबरदस्त। असद, तो मैं यही चाहूंगा कि हम इसको वीकली बेसिस पर करें ताकि लोगों का जो है वो करते हैं। इस बारे में मैं दोबारा आता हूँ। मुझे बताएगा आमिर हुसैन भाई कि जिंदगी में गम बड़े हैं, आप क्यों कॉमेडियन बन गए? मतलब क्या ऐसा था कि आपने कहा कि मैंने कॉमेडियन ही बनना है? कॉमेडियन से यूं मुराद है कि मैं इंसान को, लोगों की गम खत्म करने के लिए इंसान को कॉमेडी करनी पड़ती है। अच्छा, कॉमेडी का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि जब तक आप अपने आप को डाउन नहीं करते, कॉमेडियन हिट नहीं होता। इज दिस ट्रू या नहीं? ये बात सही है ना कि आपको अपनी जात की नफी करना, अपनी जात के लिए, अब जैसे कि असद अंसारी भाई हैं, ये हंसते भी होंगे, वैसे वाकई में लग तो रहा है कि जो छोटी छोटी सी हंसी आ रही है ना, तो हंसते भी होंगे, लेकिन मसला ये है कि गम जिंदगी में इतने हैं कि हम हंसना भूल गए हैं। अच्छा, सबसे पहले गम, मैं यहाँ पर नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि मैं अगर मरगूब साहब से बात करूँ, जुबैर भाई या आपसे या असद भाई आपसे, तो हमारा सबसे बड़ा गम क्या है? खाना मिले ना मिले, किराए के लिए हम भीख मांग लेंगे, लेकिन के इलेक्ट्रिक ने जो बम फाड़ा हुआ, फिर रोडो ने जो बम फाड़ा हुआ, जिंदगी हराम हो गई हमारी। ठीक है। अब वो वाली बात है कि जो टायर पहले कोई 2 महीने या 1 महीना चल जाता था, अब मुश्किल से वो ट्यूब 4 से 6 दिन चलती है और उसके गाड़ी का सस्पेंशन जो है ना वो हर 10 दिन के बाद फारिग हो जाते हैं। तो मुझे ये बताओ कि उसमें इजी होता है लोगों को हंसाना? काफी लोगों को मुश्किल भी पड़ जाता है जिनके पास गम बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। लेकिन जिनके पास कम होते हैं उनको हंसाना कोई मुश्किल नहीं होता। लेकिन मजा उस वक्त आता है जो ज्यादा परेशान हो, गम में हो, उसको हंसाने में ज्यादा मजा आता है। अच्छा, मुझे बताओ कि जो एक होता है ना कि हर एक का लाफ्टर को हम क्या बोलेंगे, एक पंच लाइन होती है जी। जैसे कि इन्होंने क्या कहा कि रात 3 बजे, पंच लाइन है ना इनकी, असद अंसारी, मजलूम की आवाज, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे पंच लाइन है ना ये, मैं गलत नहीं हूं तो आपकी पंच लाइन क्या है? मतलब जिस पर एक, जैसे कि जाकिर मस्ताना भाई हैं या हमारे और जो हैं, उनके कुछ टैग ऑन्स हैं कि जैसे ही वो प्ले होते हैं या कुछ होते हैं, ये तो ज्यादा बेहतर जानेंगे वो चीजों को, कि जब आप देखते हैं कि आप उनका टैग ऑन आता है तो हंसी आ जाती है चेहरे पर। तो मुझे बताएं कि आपका कोई टैग लाइन है? जी। क्या है? बहुत सारी ऐसी हैं बातें। नहीं, एक कोई ऐसा होता है ना कि जिसके ऊपर हम कहते हैं कि यार लोग मुझे इस चीज़ से पहचानते हैं कि मेरा असल नाम तो ख़त्म हो गया, और आमिर हुसैन, जैसे कि मैं जब रेडियो करता था तो मेरा एक बैकग्राउंड म्यूज़िक था, लोग मेरा नाम भूल गए थे, वो बैकग्राउंड म्यूज़िक चलता था, तो जीशान शाह जो है वो शो करने आ गया, तो एक बैकग्राउंड चलता था मेरा, तो मैं बता नहीं सकता, इंडियन बैन हो गया, वरना मैं बताता कौन सा था वो, तो मैं प्राइवेट एसोसिएशन से एसोसिएटेड था। तो अब मुझे बताएं कि आपका कोई टैग ऑन है? बाद में पूछ लेते हैं, आप थोड़ा सोचें, मैं इस बारे में आता हूँ। मैं यहाँ से जरा जुबैर भाई की तरफ से चक्कर लगा करता हूँ। सबसे कॉमेडियन ये बात है कि अच्छा
मैं बड़ा अमीर हो गया हूँ, मेरे को पैसे बड़े आ गए ना, मेरा सिर टकला हो गया। अच्छा जी जुबैर भाई आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताइएगा कि मुश्किल हालात हर एक पर आते हैं ना ज़िंदगी में। हम ये देखते हैं कि जुबैर भट्ट साहब एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं। सफ़र मुश्किल था, आसान था? असल देखिए बात यह है कि आप जब लोगों की रहनुमाई या मदद करते निकलते हैं ना, तो अल्लाह पाक आपको खुद ब खुद तरक्की देता है हर जगह पे। जिस भी फील्ड में आप ईमानदारी से काम करें तो तरक्की आपको खुद ब खुद मिलती है। मुझे भी तकरीबन 20 से 22 साल हो गए हैं PMLN के अंदर, सिंध के अंदर ही सियासत करते हुए। तो देखिए इसके अंदर मैं थोड़ा सा एक बात को ऐड करूंगा कि अंसारी साहब ने बिल्कुल कहा, ऐसे लोगों को हम भी अपने इलाके में जो हमारे दफ्तर है हमें 24 घंटे ऑन है, तो हम भी इस बात को कहते हैं कि कोई अगर आपके साथ ज्यादती करता है तो आप हमें बताएं, इंशाल्लाह ताला हम उसको कफरे करदार तक पहुंचाएंगे। अब मुझे आप लोगों की सबकी सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये होती है कि लोग हमसे राब्ता करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सामने बैठे हुए भाई भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। इन दोनों का नाम मुझे चाहिए, जो बैठे हुए इनका नाम पहले मुझे बता दीजिए। सादक भाई हैं और अफजल खान साहब है, ये यूथ विंग जिला मलीर के सदर। माशाल्लाह, आप दोनों को भी अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़े देर से बोला, सॉरी मेरे भाई, मैं कब से मुंह में था कि मैं आपसे नाम पूछूंगा। और ब्रदर एक बात ये देखें कि अब मैं थोड़ा सा आपको फिर कहेंगे कि मैं हमें पंजाब जाता है, लेकिन जो मॉडल बना होता है ना उसकी हमेशा मिसाल देनी पड़ती है। अब देखें पंजाब के अंदर, मैं पहले रहता सिंध के अंदर हूँ, पंजाब में ज़ाहिर पंजाब से बिलोंग करते जाते हैं पंजाब में, अब सेटल भले सिंध के अंदर हैं, मगर वहाँ हमने बहुत चेंजिंग देखी। जैसे CTD है, अब जैसे भाई ने कहा ना आपके हमारे, तो हम तो प्रोटेक्ट करते फिरेंगे लोगों को, लेकिन वहाँ पंजाब के अंदर हुकूमत ने एक हिकमत अमली ऐसे बनाई मरियम नवाज साहबा ने कि हर कोई डर रहा है। आप देखिए एक बच्ची के साथ वो एक स्कूटरी छीन के, वो जो मोबाइल छीन के भागा और वो बच्ची पीछे, तो उसको 2 दिन के अंदर ट्रेस करके और उनको बाकायदा फायर किए उनके। उसको ये नहीं कि भाई ला के प्यार से बैठाया हुआ है, नान खिला रहे हैं, उसको बाकायदा जो है। मरियम साहिबा के अगर अल्फाज मैं भी कॉल करूँ तो उन्होंने कहा था कि अगर ये तुम्हारी बच्ची होती या मेरी बच्ची होती तो मैं छोड़ देती, कि तुम छोड़ देते। अच्छा, उन्होंने आप नहीं कहा, तुम कहा, क्यों? क्योंकि गुस्से का मकसद यही होता है कि तुम बोलो। बिल्कुल, उन्होंने अमल जामा पहनाया चीजों को। देखिए ये चीजें जो है हमारे जो सिंध के जो वजीर आला साहब हैं, ये जितनी भी टीम है, इनको मॉडल तैयार है। अब सीखना कहाँ से सीखेंगे आप? हम हमारे इत्तेहादी भी हैं पीपल पार्टी वाले, मगर मादरस का बात है कि कोई अदारा काम करने को तैयार नहीं है। हराए ना, मैं तो ये कहता हूँ कि उनको कॉपी मत करें, इतना अच्छा काम करें कि उनको हरा दें, लोग भूल जाएं कि मरियम नवाज साहिबा को थी। रिसेंटली ही जरदारी साहब ने जो नकवी साहब सिंध के अंदर इतना आ रहे हैं, तो अब उन्होंने, अब ये देखें ये भी एक हार तस्लीम है ना कि आपके अंदर काबिलियत नहीं कि आप नकवी साहब को बुला के और उनसे जो है ना वो ट्रेनिंग समझ, मास्टर बुला रहे हैं, प्रोफेसर बुला रहे हैं उनको कि भाई सिंध में क्या किया जाए, क्या बजट की कोई कमी नहीं है। इतना बजट, इतना पैसा गवर्नमेंट दे रही है वफाक के आप सोच नहीं सकते हैं। मगर इसका निज़ाम, जैसे हम वही उधर ही अटके हुए, आज भी गटर पे, आज भी हम के इलेक्टिव पे। उसकी वजह यह है कि हम जब अच्छे नुमाइंदे नहीं चॉइस करेंगे, नहीं चुनेंगे, तो ये हालत रहेगी सिंध की। असल में प्रॉब्लम ये है, मैं ब्रेक से वापस आके फिर इसको कंटिन्यू करता हूँ। हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम जो सिंध का है, वो मजलूम की आवाज़ भी इस चीज़ को मानेंगे, या हमारे जो है आमिर भाई भी मानेंगे, मरगूब अब्बास। हमारे यहाँ पर ना एक प्रोजेक्ट शुरू होता है, उसको कंप्लीट नहीं होता, दूसरा शुरू कर देते हैं। अच्छा, उसको कंप्लीट करते तो पहला रोड बनता है, उसको खोद देते हैं। भाई अगर 3 प्रोजेक्ट्स है, 3 डिफरेंट टाइम पे करो और एक साथ रोड बनाए तो चीज़ें बड़ी बेहतर रहेंगी। इस बारे में मजीद जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह सी शान सर। और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ मैं बिल्कुल मुझे एक मैसेज आया है, मैं जुबैर भाई मुझे आपका नंबर चाहिए होगा। 2-3 लोगों का ये है कि मैं बिल्कुल आपके साथ मौजूद हूँ। अच्छा, मैं एक बात ये बोलूँगा कि जब तक मेरे पास असद भाई, जुबैर भाई, आमिर भाई या मरगूब साहब ये लोग मौजूद नहीं हैं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे आप सबका साथ चाहिए ताकि हम एक मुस्तहकम कराची को लेकर आगे चल सकें। अच्छा जी, हम आपकी तरफ आते हैं। मरगूब साहब मुझे बताइएगा कि पानी देने का सही वक्त और गर्मियों में कितना पानी देना चाहिए? आने के लिए तो बेस्ट और आइडियल जो हमेशा से वक्त रहा है वो मॉर्निंग का रहा है। ठीक है, मॉर्निंग में आप पानी दें तो वो पानी पौधे अब्जॉर्ब करके, और जब सूरज की रोशनी उनको मिलती है तो वो अपनी खुराक बना के और पौधे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ज़्यादातर यही होता है। ठीक है। लेकिन गर्मियों के अंदर अगर आप दोपहर को अपने टाइमिंग, अपनी मसरूफियात के हिसाब से आप आएंगे कि चलें 12 बजे हम पानी देते हैं या 1 बजे देते हैं, तो वो बड़ा ख़राब हो जाता है, नुकसान होता है, डैमेज। जब एक गमला गर्म है, एक ज़मीन गर्म है, पूरा इन्वायरमेंट हॉट हो रहा है, 40-42 डिग्री पहुंच रहा है, मट्टी गर्म है, पर उसमें जब आप पानी डालते हैं तो वो पानी भी गर्म हो जाता है, तो बॉइलिंग से तो उसकी रूट्स खराब करेगा, ख़राब कंडीशन होती है। तो फिर आपकी अगर मजबूरी है किसी वजह से ऑफिशियल या डोमेस्टिक, तो फिर आप ये करें कि फिर शाम में आप मगरिब के करीब
पानी असर के बाद आप असर और मगरिब के दरमियान मतलब आप पानी को पकड़े। मल्चिंग क्या होती है? मल्चिंग ये है कि एक पौधों को ना शिद्दत की गर्मी में ज़्यादातर और वैसे सख्त सर्दियों में भी ये पाला धुंध कोहर वगैरह जब चलती है सर्दियों में और गर्मियों में जब ये शिद्दत होती है तो मल्चिंग मट्टी को उस हाई टेम्परेचर से या उन रेस से जो आ रही होती हैं जो पेनिट्रेट करती हैं मिट्टी के अंदर और जड़ों को डैमेज करती हैं, तो मल्चिंग उसमें एक तरह की लेयर बिछाई जाती है, चाहे वो ड्राई चावलों का छिलका हो, चाहे वो नारियल के पीसेस के टुकड़े हों उनसे ढांपना हो, इस तरह पत्तों से बहुत ज़्यादा ड्राई उनसे आप 3-4 इंच की उसके ऊपर लेयर बिछा दें। इस किस्म की और भी कई चीज़ें हैं। तो उससे ये होता है कि धूप जो होती है ना वो डायरेक्ट इतनी गर्म नहीं कर पाती मिट्टी को जितनी वो डायरेक्टली करती है, काफ़ी रुकावट रेजिस्ट हो जाती है, तो उसको मल्चिंग कहते हैं। अच्छा, और पौधों का जो किरदार है वो बताइएगा जहनी अमराज पे, और आपकी जो एटमॉस्फेयर है, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा तो बड़ी अच्छा एक सूदिंग इफेक्ट देते जी हैं। बिल्कुल हकीकत है। आप देख लें हर पूरी दुनिया में वो पाकिस्तान से लेके जो बड़े डॉक्टर्स होते हैं किसी एक स्टेज पे आके कहना शुरू कर देते हैं कि आप इन्हें पुरफज़ा मकामात पे ले जाएं, और पुरफज़ा मकामात वही होते हैं पहाड़ों के ऊपर या हरियाली पे या मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ हरियाली होती है, क्योंकि वहाँ से आपको प्योर ऑक्सीजन मिलती है। मेरी नॉलेज में ख़ुद बहुत से ऐसे लोग भी देखे मैंने कि जो काफ़ी एजेड थे, मतलब 50-65 के दरमियान के थी, ख़ासकर लेडीज़ भी हैं जो जॉइंट्स पेन बहुत है, जिस्मानी मुख्तलिफ दर्द हैं, शोल्डर्स पेन है, फ्रोज़न है होता है, ये सब चीज़ें थी। लेकिन मैं आज बड़ी हैरत है, मैं अब नाम या कोई उनकी शनाख्त तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरा ख़ुद रहा है कि वो मैं ख़ुद हैरान रहा हूँ कि उन्होंने जब ये बागबानी शुरू की 5-6 साल उनको हुए, तो आज वो कहती हैं कि हम अपनी 3rd फ्लोर के ऊपर बागबानी करते हैं और नीचे से सारी गमले मट्टी जो भी उनके पौधे होते हैं वो ख़ुद लेके ऊपर जाती हैं और आती हैं। ऐसी कई मिसालें मैंने देखी। कोई हम जिम में जाते हैं एक्सरसाइज करने, रोडों पे दौड़ रहे होते हैं कार्बन लेके और ये सब वायरस लेके, वो वहाँ होता है कि आप जब अपने प्लांट्स में काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छी मूवमेंट मिलती है, एक नेचुरल मूवमेंट मिलती है, मखसूस नहीं मिलती बल्कि एक नेचुरल मूवमेंट मिलती है। तो उससे आपका जिस्मानी फिटनेस जो हम इसको ये भी कहते हैं कि महबूब साहब, जब से हम डोमेस्टिक वर्कर्स पर ख़वातीन आई हैं या जब से हमने डिपेंड होना शुरू किया है घरेलू मुलाजमा पे, जी जी पहले की वालदा क्या थी, पोचा भी खुद लगा रही हैं, सब झाड़ू होता भी खुद लगा रही हैं, कपड़े भी खुद धो रहे हैं, उसको इस्त्री भी बैठ कर नीचे करना है, तो आपकी मोबिलिटी ऑफ बोन्स जो थी वो चलती रहती बहुत थी। अच्छी अब जो है वो प्रॉब्लम ये आ गई कि हम ज़रा मॉडर्न हो गए तो हड्डियाँ भी वो तो काम हम करना कर रहे हैं, घर घर हो रहा है। लेकिन ये है कि हमारे पास गार्डनिंग के हवाले से ये रोल है कि अगर वो इस हॉबी को अपनाएं, ठीक है, इस हॉबी को लेके चलें, तो उनके लिए जिस्मानी भी होता है और जहनी तो होता ही है। जब आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, अच्छा माहौल मिलता है, परिंदे मिलते हैं, हरियाली मिलती है, खूबसूरती मिलती है, तो आप यकीनन बहुत से मसाइल से ना आइसोलेट हो जाए। बिल्कुल। ज़ुहैर भाई आपकी तरफ आते हैं, तो अब हम इसको मिलकर एक फंडा फिक्स तैयार करेंगे, इसमें मुझे आपकी तावन की ज़रूरत है, तो आप साथ हैं? जी जी बिल्कुल। तो बस ये है कि क्योंकि देखिए मैं काफ़ी अर्से बाद एक चीज़ होती है बड़ी अच्छी कि वाकई में काम करने वाले लोग मौजूद हैं और उनके साथ मिलकर जब काम किया जाए, आप हैं या हमारे असद अंसारी भाई हैं, तो हमें वाकई में इस वक्त बेसिकली मकसद क्या है मॉर्निंग शो का? बेसिकली हमारा मकसद ये है कि आवाम को फैसिलिटेट किया जाए। डांस तो हर कोई कर लेता है, शादियां हर कोई करा लेता है, मेरे शो पर शादी वादी नहीं होती, डांस वांस नहीं होता। हाँ, एक सेगमेंट हमने रखा है वो बच्चों के लिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि उसको, जैसे जिशान लोगों से बात हो रही थी, इनके बच्चे बड़े मॉडर्न शॉर्डर्न हैं, तो इनको मैंने कहा कि वो जो है उनके लिए हम एक दिन हम रखेंगे जिसमें सिंगिंग होगी, मॉडलिंग, एक्टिंग, ये तमाम चीज़ें, लेकिन उसके साथ हमें ये पैरामीटर्स चाहिए। अगर हम गार्डनिंग की बात करें जो सेहत की है, तो सेहत को बचाने के लिए इंसान बचेगा तो सेहत बचेगी ना, इंसान ही जेल में होगा तो सेहत क्या काम करेगी? तो इसलिए मुझे आपकी साथ की ज़रूरत है भाई। बिल्कुल। तो आप साथ हैं और क्या पैगाम देंगे हमारे देखने वालों को? देखिए, इस वक्त मैं सबसे पहले तो जो अभी आपने टॉपिक इनका किया हुआ था जो दरख्तों के ऊपर और पौधों के ऊपर, बेसिक मैं पंजाब से भी हूँ, तो हम लोग किस जगह है दोस्तों? मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, तो असल में कबड्डी भी खेलता रहा हूँ। जुगता मार दो कोई नहीं। तो ये देखें पंजाब फैसलाबाद की तो बात ही वही मैं कह रहा हूं, जुगता मार दो। बड़े गुलाब के फूल, मुझे लग रहा है कि वो भाई कहते हैं कमेडियन, तो मुझे लग रहा है यहाँ नहीं ऐसी हरकत करेंगे। तो बहरहाल अब हम जब कबड्डी भी खेलते, मेरा कबड्डी फेडरेशन का मैं सिंध का प्रेसिडेंट भी हूँ,
तो आप हमारे जो अक्सर जो प्लेयर जो है ना, वो आप देखते हो कि सुबह की जो वर्जिश है वो घास के ऊपर करते हैं, ऐसे ही है। क्योंकि वो बहुत सारी खुराक खाते हैं, तो बहुत ही गर्म खुराक होती है, देसी घी हो गया और दूध पीना, मक्खन खाना और मक्सर बादाम खाना, इस तरह के, क्योंकि वो ज़ाहिर एनर्जी के लिए, तो वो उसके जिस्म के अंदर एक बड़ी हीटअप होती है। तो वो हीटअप जो है, जब आपका पाँव जो है वो घास के ऊपर आप चलते हैं सुबह शबनम के ऊपर, अगर शबनम नहीं भी होती तो आपका सुबह जो घास है वो ठंडा होता है ऐसे ही। रात पूरी, तो जब वो आप चलते हैं तो वो पाँव से लेकर सर तक आपके जो है ना उसके असरात होते हैं। तो अच्छा, आपकी एक और ड्यूटी जरा ब्रेक में लगेगी, एकदम हमको जाने नहीं दे रहे, वो कान में बोला गया डायरेक्टर साहब, मैं ऑन एयर नहीं बोलूंगा, एक ड्यूटी लगाई है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी आप जा नहीं रहे एकदम से। अच्छा जी, जाते जाते सिर्फ मैं, क्योंकि हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, तो मैं आप लोगों से सबसे बात करेंगे, लेकिन सिर्फ एक बात कि अगर आपका कोई भी मसला है, आप चाहते हैं कि लीगल मसला, अच्छा लीगल मसले में भी वो वाला प्रॉपर वाला मसला, अब ये नहीं हो कि मैं पड़ोस की लड़की को पसंद करता था, उसके अब्बू ने रिश्ता देने से बंद कर दिया, तो इसमें कोई हमारा पैरामीटर्स हमारे आते ही नहीं है। तमीज़ का कोई केस हो तो आप बिल्कुल लिख कर भेज सकते हैं। आपके सामने डिस्प्ले नंबर मौजूद है, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर रमीज़ खान का, और असद अंसारी भाई का केस होगा तो हम इनसे बात करेंगे और हम वीक में रखेंगे। और इसी के साथ साथ हम जुबैर भट्ट भाई का अगर कोई केस होगा जो कि रिलेटेड टूवर्ड्स टू द प्रोविंशियल साइड पर है, तो हम इनसे डिस्कस करेंगे। और इनको, क्योंकि मैंने इनको कहा कि हमें मिलकर काम करना है, जब तक मिलकर काम नहीं होगा तो चीज़ें बेहतर से बेहतरीन नहीं हो सकती। और ये भी एक सिमत है कि अगर आप इंजन को देखते हैं कितनी बड़ी ट्रेन को लेकर चलता है, अगर एक साइड का भी पहिया रुक जाए तो काम नहीं होता। तो इसी तरीके से हमें मिलकर चलना है आगे, क्योंकि बढ़ेगा पाकिस्तान तो फिर आगे तरक्की करेगा पाकिस्तान। और जब तक हम अपने पाकिस्तान के लिए बढ़ चढ़ कर काम नहीं करेंगे, पाकिस्तान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसी के साथ ब्रेक की तरफ जाएंगे, और ब्रेक के साथ साथ जब हम वापस आएंगे तो कुछ चीज़ें हम ब्रेक पर देखेंगे और वापस आने के बाद फिर उसको ऑन दी एयर करेंगे। सिर्फ आपसे एक गुजारिश है कि आपके जो मैसेजेस हैं मैं बिल्कुल उसको फ़िल्टर करके बात करूँगा, क्योंकि अभी मेरी प्रॉपरली इनसे बात नहीं हुई है। और आपने जो चीज़ें लिखी हैं, मैं जुबैर भाई से भी और असद भाई से भी और जुबैर भाई से भी बात करके फिर उसको फाइनलाइज अमल जामा पहनाते हैं। और आपकी अगर गुस्सा है मेरे भाई, तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जब तक बात फॉर्म नहीं होती मैं उसको ऑन एयर नहीं कर सकता। जब तक चीज़ें ऑन एयर, हम वही चीज़ें ऑन एयर कहते हैं जो कि चीज़ें क्लियर हों। एक ब्रेक, मिलते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर।